ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लीनियर मोशन को। लीनियर मोशन, देखो अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है ना, और यहां से ये ऑब्जेक्ट मूव करके आगे की तरफ जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, कॉन्टिन्यूअसली कहां मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन पाथ में, यानी उसकी डायरेक्शन क्या है? फिक्स्ड है। तो ऐसी जो मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ में ही मूव करेगी, है ना। अगर एक बॉडी एक मोशन परफॉर्म कर रही है और उसकी जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हो गया बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब आते हैं पीरियोडिक मोशन के ऊपर। अगर एक बॉडी एक ही पाथ को फॉलो कर रही है, यानी एक ही पाथ पर ट्रैवल कर रही है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो उसी पॉइंट पे पहुंच जाती है जहां से उसने मोशन स्टार्ट की थी, ठीक है, तो तब हम कहेंगे ये बॉडी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रही है। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर एक बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती है एक डिफाइनाइट टाइम पीरियड के बाद, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। इसकी एग्जांपल देख लो, यहां पे सन है और अर्थ और सारी प्लैनेट क्या करती है? सन के चारों तरफ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चक्कर लगाती है ना। अर्थ कितने टाइम पीरियड में चक्कर लगाती है? 365 डेज, यानी 1 ईयर। क्लियर हो गया। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है 24 आवर में, है ना, यानी हर एक 24 आवर के बाद अर्थ वहीं से मोशन स्टार्ट करती है जहां अर्थ पहले थी। या फैन, जब फैन स्विच ऑन करते हो और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो उस समय वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करते हैं। हम सांस लेते हैं, हमारी ब्रीदिंग रेट क्या है? पीरियोडिक है। ये सारे क्या है? पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं ऑसिलेटरी मोशन की तरफ। यहां एक बॉडी है और ये बॉडी लेट से इस डायरेक्शंस में जाती है कुछ दूर, फिर वापस आती है इसी पोजीशंस पे। पहले यहां गई, फिर वापस आई, रिटर्न बैक कहां? इसी पोजीशंस पे, ठीक है, और फिर इस डायरेक्शंस में गई, फिर वापस आएगी यहीं पे, और ये चलता रहेगा। तो आप क्या देखते हो? बॉडी कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। यानी जब एक बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव करती है, आगे पीछे मूव करती है, या टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती है, तो हम कहेंगे बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। ओके, इसमें बॉडी क्या करती है? टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ। ओके, हो गया। इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ एक रिजिड वॉल है, इसे एक स्प्रिंग में मास लटका देंगे और खींच देंगे मास को और छोड़ देंगे। जब हम मास को छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी अप एंड डाउन, करेक्ट। तो ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पेंडुलम हो सकती है। पेंडुलम आगे जाती है
फिर पीछे आती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ। या स्विंग हो सकती है ना, झूला। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑसिलेटरी मोशंस के। क्लियर? ओके, तो अब हम देखते हैं लास्ट वाला, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हमें पढ़ना है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगी? ये सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी, यानी बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करे, बॉडी पीरियोडिक मोशन भी परफॉर्म करे साइमल्टेनियसली, बॉडी ऑसिलेटरी मोशन भी परफॉर्म करें एक ही साथ, और साइमल्टेनियसली ये जो मोशंस होगी बॉडी की वो गवर्न होगी, यानी उसको वो कंट्रोल होगी साइन और कोसाइन फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो यानी ये जो मोशंस होगी उसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेड बाय साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। टेन वगैरह नहीं होगा, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड या कोसेकेंड, ये सारे नहीं होंगे, सिर्फ साइन और कोसाइन। इसलिए साइन और कोसाइन को ही हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। अभी देखो, प्लैनेट जो है अर्थ के अबाउट एक डिफाइनाइट पीरियड पे अपनी मोशन को रिपीट करती है, यानी प्लैनेट पीरियोडिक मोशन में तो है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है, क्योंकि वो बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर रही है एक लाइन में, है ना, एक स्ट्रेट लाइन में बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर रही है। इसी तरह समझो कि आप घर से, ये होम है, से स्कूल जाते हो, क्लियर? आप और बीच में एक पॉइंट आ रहा, आप यहां से यहां गए, फिर स्कूल गए, फिर वापस भी आ जाते हो, क्लियर? अगर जाने आने में आपकी जो टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी वेरी कर रहा है, तो आप ऑसिलेटरी मोशन तो परफॉर्म करोगे लेकिन पीरियोडिक नहीं, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। फिर से मैं बोलता हूं, समझो इस मिड पॉइंट से, यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, ओ से आप स्कूल की तरफ गए, फिर वहां से रिटर्न आए, फिर इस मिड पॉइंट में आए, फिर घर की तरफ गए, फिर घर से कहाँ आ गए आप? यहाँ मिड पॉइंट के पास। तो आपने कैसा मोशन परफॉर्म किया? आपने ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म किया, यानी सेम पाथ पे ही आप मूव कर रहे हो और एक लाइन में भी हो और बैक एंड फोर्थ भी हो, लेकिन आपकी टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं है। यानी पहली बार आपने पूरा जो सर्किट है वो समझो आधे घंटे में कंप्लीट किया, दूसरी बार 45 मिनट में, फिर 55 मिनट में, तो आपकी टाइम पीरियड वेरी कर रही है, इसलिए ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अगर आपकी टाइम पीरियड भी कांस्टेंट हो तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी होगी जब बॉडी लीनियर मोशन में हो, पीरियोडिक मोशन में हो, ऑसिलेटरी मोशन में है, और इसके जो मोशंस हैं वो गवर्न हो साइन और कोसाइन फंक्शंस के अकॉर्डिंग। मतलब इसका ये हो गया, ये जो बॉडी होगी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ए वी एक्स किससे गवर्न होगी? इधर साइन फंक्शन से या कोसाइन फंक्शन से। उसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे। अब हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को समझेंगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है सिंपल हार्मोनिक मोशंस को समझने के लिए। तो समझो यहां एक वर्टिकल वॉल है, इससे एक स्प्रिंग
को जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है, और यहां एक ब्लॉक है और ये रखी गई है स्मूथ टेबल के ऊपर। ओके, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक की मास क्या है, m, और ये जो ब्लॉक की पोजीशन है उसको O। अभी स्प्रिंग क्या है, रेस्ट में है ना, यानी स्प्रिंग में टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसको हम बोल देते हैं नेचुरल केस, है ना, नेचुरल केस बोल दो। कब होता है नेचुरल केस? जब स्प्रिंग में बिल्कुल ही टेंशन नहीं होती है, वो रेस्ट में रहती है। ओके, तो ये जो पोजीशन है ब्लॉक की, या इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, या इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो, सम टाइम मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशंस एक ही होते हैं, ठीक है, कभी कभी डिफर भी करती है, लेकिन वो केस जब आएगा प्रॉब्लम में तब हम देख लेंगे। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को एक ही कंसीडर करके चलना है। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशंस का मतलब क्या होगा कि इस बॉडी के ऊपर यानी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रही है ना, टोटल फोर्स कितनी लग रही है, जीरो। यहां पे नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इक्वल टू क्या है, जीरो। चलते हैं आगे। फिर से हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कंसीडर करेंगे और कुछ कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। तो यहां है एक स्प्रिंग जो कि समझो नेचुरल पोजीशंस में, नेचुरल केस में। अभी क्या करेंगे, इसको फोर्स लगाएंगे इस साइड से, लेफ्ट साइड, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ब्लॉक क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। पहले ब्लॉक कहां थी, इस पोजीशन में, ओ के पास। अब ब्लॉक कहां आ गई, एम के पास। तो यहां स्प्रिंग के अंदर क्या क्रिएट हुआ, क्या जनरेट हुआ, टेंशन, है ना। क्लियर? ओके, और स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब एक बॉडी की शेप चेंज होती है या साइज चेंज होती है, क्लियर, तो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। यहां ब्लॉक क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो ब्लॉक को डिस्प्लेस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा, और फोर्स लगा जिस वजह से ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट आया, इससे क्या होगा, कुछ वर्क किया गया, और वर्क करने के लिए क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो एनर्जी लगी है कहां स्टोर हुई है, स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो आगे क्या होगा, समझो अब स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई है और ब्लॉक यहां आ गया। ये O यही है, ये हो गई N पोजीशन। तो इस कंप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, -x, और एक्सटेंशन को क्या बोल देते हैं, +x, है ना। तो ये कौन सा केस हो गया, कंप्रेशन का। ये कौन सा केस हो गया,
एक्सटेंशन का, और ये नेचुरल है, ये तो पता ही है। ओके, जब स्प्रिंग एक्सटेंड होती है तो भी उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ओके, क्योंकि ब्लॉक की मूवमेंट अभी भी हुई है। ओके, अब ध्यान देना है आपको फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर, जो स्प्रिंग लगा रही है ब्लॉक के ऊपर। तो इस केस में नेट फोर्स क्या है, जो स्प्रिंग लगाएगी वो 0 है ना, बट यहां नेट फोर्स 0 नहीं है। इस केस में क्या है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स पहले लगा था, उस वजह से ब्लॉक क्या हो गई, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई और कंप्रेस हो गई। तो अब स्प्रिंग भी क्या करेगा, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा। ओके, इसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं या रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और ये ब्लॉक को वो ट्राई करेगा इसके ओरिजिनल पोजीशंस में लेके आने को। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स या फिर रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को क्या करती है, ओरिजिनल पोजीशंस पे लाने की कोशिश करती है, करेक्ट, या लेके आती है। यहां पे देखो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगी, इस डायरेक्शंस में। तो आप यहां दोनों ही केस में देखो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शंस क्या है, यानी ब्लॉक किधर डिस्प्लेस हुई है। इस केस में ब्लॉक जो हुई है डिस्प्लेसेस लेफ्टवर्ड, है ना, बाईं तरफ, और स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है, राइटवर्ड। स्प्रिंग exerts force on block in rightward direction, यानी बाईं तरफ ब्लॉक मूव कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है, और स्प्रिंग उसके ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है, दाईं तरफ। यानी इन दोनों में एक रिलेशन है ना, डायरेक्शन का। अब देखो, जितनी ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होगी उतनी ही ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, है ना। जितना स्क्वीज करोगे, जितना कंप्रेस करोगे ब्लॉक के ऊपर, स्प्रिंग उतनी ही ज्यादा फोर्स लगाएगी ताकि ब्लॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। क्लियर। तो यहां जो ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, स्प्रिंग फोर्स के, है ना। तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है स्प्रिंग फोर्स के। तो इस सिंबल को जब हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को, तो एक कांस्टेंट आएगा के, है ना। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की, न्यूटन पर मीटर। अब इस रिलेशन से अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा, देखो आप F को y एक्सिस पे रखो और X को x एक्सिस पे, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम कहां रख रहे हैं, x एक्सिस पे, और फोर्स को हम कहां रख रहे हैं, y एक्सिस पे। तो जो ग्राफ बनेगी वो इस तरह से बनेगी। वेट एक सेकंड, एक प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज यहां माइनस साइन है तो स्लोप ये हो जाएगा। ओके, अगर माइनस साइन नहीं होता तो वो स्लोप होता। सेम चीज हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां देखो फोर्स की डायरेक्शंस क्या है, लेफ्ट वर्ड, मतलब माइनस एफ आर किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के। तो क्या हो जाएगा, अगेन माइनस एफ आर इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्स, देयरफॉर एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स। करेक्ट। तो हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस के। अगर बॉडी डिस्प्लेस राइट हो रही है तो फोर्स
लेफ्ट लगेगा। कौन सी फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। इसलिए जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में एक्सीलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? फोर्स की वजह से। जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहां स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, इसलिए स्प्रिंग फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी बॉडी में, और जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सीलरेशन भी ऑपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट के। अगर बॉडी राइट वर्ड जा रही है तो एक्सीलरेशन जो होगा वो लेफ्ट वर्ड होगा। क्लियर? तो यहां एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहां एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी, सिर्फ मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, राइट वर्ड, क्योंकि बॉडी किधर डिस्प्लेस हुई है? लेफ्ट वर्ड। यहां एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लेफ्ट वर्ड, क्योंकि बॉडी किधर डिस्प्लेस हुई है? राइट वर्ड। ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां ये डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गया? ये जो x है, इस x को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। इस x को क्या बोलेंगे? कंप्रेशन इन स्प्रिंग, इसलिए माइनस से डिनोट किया। देखें, अब आपने लर्न कर लिया रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? माइनस kx। करेक्ट? तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है? मास टाइम एक्सीलरेशन। तो हम यहां इसको लिख सकते हैं ma इक्वल टू माइनस के एक्स। करेक्ट? अब हम क्या करेंगे? माइनस के एक्स को लेफ्ट लेके आएंगे, तो ये ma प्लस के एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब याद करें, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर है ना? तो यहां m और ये क्या हो जाएगी? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू 0। ये है अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का, अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस का, या इसी को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट? अब इसको और छोटा करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको दोनों साइड m से डिवाइड कर देंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये हो जाएगी k बाय m इंटू x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी d2x अपॉन dt स्क्वायर। k बाय m को ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं, x इक्वल टू 0, और यहां लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाय m। तो ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस के लिए। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन का कुछ तो सोल्यूशन होता है, और सोल्यूशन क्या होता है? x की वैल्यू। ठीक है? तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखो, x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 हो सकती है, या a cos ओमेगा टी प्लस माइनस 5 हो सकती है। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं ज्यादातर यूज करूंगा a साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो मैं क्या यूज करने वाला हूं हर जगह? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 5। करेक्ट? लेकिन आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब हम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन या टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस को देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, यहां बस थोड़ा सा ओके डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे, और अभी थोड़ा सा बस एक जेनरिक सेंस क्रिएट कर लेते हैं सबके बारे में। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, ठीक है। और यहाँ ऑसिलेशन वाइब्रेशन जब भी मैं बोलूं तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन माइंड में डाल लेना। देखें 3 टाइप की होती है। एक तो आप जान ही चुके हो, फ्री ऑसिलेशन। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, और पहले को फ्री या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको अनडैम्प्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां जो होगा वो होगा फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन। तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या। देखो, फ्री ऑसिलेशन का मतलब है कि एनर्जी में लॉस नहीं होगा। अगर एक बॉडी ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रही है तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी, यानी बिना उसमें किसी तरह के एनर्जी लॉस हुए। एनर्जी लॉस बेसिकली होता कैसे है? फ्रिक्शन की वजह से, है ना। फ्रिक्शन की वजह से, हीट की वजह से क्या होता है, बॉडी एनर्जी लॉस करती है एटमॉस्फेयर में। बट अगर हाइपोथेटिकली बॉडी एनर्जी लॉस करे ही नहीं तो वो मोशन परफॉर्म करती रहेगी। ओके, अब आते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस में। ये रियल ऑसिलेशन होता है, जैसे कि कोई स्विंग है, कोई झूला है, आप उसको फोर्स लगाओ, वो क्या होगी, कुछ देर तक ऑसिलेट करेगी और रुक जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि कॉन्टिन्यूअसली वो अपनी एनर्जी लॉस कर रही होती है फ्रिक्शन और हीट के फॉर्म में। समझ में आ रहा। और फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये ऐसा ऑसिलेशंस है जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब तक ये ऑसिलेट करते रहेंगे, है ना, सेम एम्पलीट्यूड के साथ, सेम एनर्जी के साथ। क्लियर। अब डायग्राम तीनों का देखते हैं और तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो पहले केस में क्या है, एक स्विंग इमेजिन करो, झूला, और उसको स्पेस में लेके गए जहां किसी भी तरह की कोई लॉस नहीं है। आपने एक बार धक्का दिया और वो कॉन्टिन्यूअसली सेम एनर्जी, सेम एम्पलीट्यूड, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, ये देखो सारे सेम एम्पलीट्यूड है, करेक्ट, सारे क्या है, सेम एम्पलीट्यूड पे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी एनर्जी सेम होगा। दूसरा क्या है, वही स्विंग है, वही झूला है, अर्थ पे है, प्रैक्टिकल केस है, यानी एनर्जी लॉस होगी। तो देखो पहले क्या थे, जब आपने धक्का दिया तो पहले राउंड में एम्पलीट्यूड क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। मतलब समझो ये स्विंग है, आपने यहां धक्का दिया तो पहले राउंड, पहली बार ये क्या गई, यहां गई, फिर रिटर्न आएगी और यहीं जाएगी, ठीक है। दूसरी बार क्या होगी, ये यहां आएगी, यहां नहीं जाएगी, थोड़ा कम एम्पलीट्यूड पे जाएगी, फिर ये यहां पीछे यहां आ गई। तीसरी बार में ये लगभग यहां आएगी और फिर यहां जाएगी, एंड में क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। क्लियर। तो यानी उसकी एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली
डिक्रीज हो रही है क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो ये देखो एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज हो रही है, इस तरह से, है ना। ये जो फंक्शन है, ये कौन सी फंक्शंस होती है ऐसे, लॉगरिथमिक फंक्शंस, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड कौन सी फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रही है, लॉगरिथमिक डिग्री में। तो इसको मैं लिख देता हूं, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इन एम्पलीट्यूड। अब ये तीसरा केस क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन, मतलब एक स्विंग है, एक झूला है और यहां पे, लेकिन पीछे से एक आदमी क्या कर रहा है ना, कॉन्टिन्यूअसली इसको धक्का लगा रहा है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। तो जब रेगुलर टाइम इंटरवल यानी रेगुलर टाइम पीरियड पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो स्विंग भी है वो भी क्या होगा, एक रेगुलर यानी डिफाइनाइट एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सेम होगी जो कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाले की है, करेक्ट। ठीक है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस में जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है वो डिसाइड करेगा एक्सटर्नल सोर्स, यानी जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ओके, अब आते हैं वापस से सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो क्या थी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सारे चीज के बारे में लर्न करेंगे। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है, सर्टेन टाइम इंटरवल, या टाइम ही बोल दो डायरेक्ट, टाइम टेकन। फाई को हम बोलते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज कहां से स्टार्ट हुई है मोशन। ओके, तो इसी चीज को हम ग्राफ में कैसे लर्न करेंगे वो देखो। ये अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। मोस्टली हमें काम करना अनडैम्प्ड वाइब्रेशन पे, थोड़ी बहुत डैम्प्ड है। ओके, तो सिंगल ऑसिलेशंस को समझते हैं। अभी समझो एक स्विंग है, झूला, वो क्या है, रेस्ट में पड़ी हुई है यहां पे। ओके, बिल्कुल यहाँ मीन पोजीशन रेस्ट। तो वो ये पॉइंट है, ये सारी पॉइंट जिसको मैं मार्क कर रहा हूं वो समझो मीन पोजीशंस की, यानी ये पूरी लाइन क्या है, मीन पोजीशंस है। तो यहां से धक्का दे दिए आपने क्या किया, फोर्स लगा दी, इंपल्स डाल दी। तो ये कहां जाएगा, समझो यहां से ये यहां आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो गई, यहां हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है स्विंग यहां से रिटर्न होगी और वापस कहां आ जाएगी, मीन पोजीशंस पे। तो देखो यहां से कहां आ गई, वापस यहां मीन पोजीशन, बट यहां रेस्ट में नहीं है, यहां बहुत ही ज्यादा स्पीड होगी, इवन को मैक्सिमम स्पीड होगी। क्लियर, मीन पोजीशन इसको 0 बोल देते हैं। तो यहां स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। क्लियर, इसके बाद ये क्या होगी, ये स्विंग इधर को जाएगा और जाता रहेगा
जब तक कि मैक्सिमम पोजीशंस पे ना आ जाए, मतलब यहां ना आ जाए, सॉरी ये अदर डायरेक्शंस में, ये दूसरी साइड में मैक्सिमम पोजीशंस है। तो मैक्सिमम पोजीशंस पे स्विंग क्या होती है, रुकती है और फिर पीछे आती है, इसलिए यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम। एक मिनट, ओके मैं कहा था, भूल गया मैं, चलो यहां तक तो हो गई है। तो फिर यहां से क्या होगी, हाँ वेलोसिटी के पास से, तो एम्पलीट्यूड पे क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना, मतलब 0, क्योंकि रुक जाती है। यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पार्टिकल की मिनिमम। कहाँ होती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, और इस पोजीशंस पे क्या होगा, मैक्सिमम। यहां पे भी मैक्सिमम। पार्टिकल क्या होगी, वापस यहां से पीछे आएगी, देखो यहां से क्या होगी, पीछे आएगी। व्हाइट ले लेता हूं, ये यहां, तो अगेन मीन पोजीशंस पे क्या होगी, मैक्सिमम। क्लियर हो गया। तो ये हो गया वन ऑसिलेशन कंप्लीट। फिर से देखते हैं, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुई, यहां गई एम्पलीट्यूड में राइट साइड के, वापस मीन पोजीशन पे आई, तो यहां गई एम्पलीट्यूड के पास और वापस मीन पोजीशन के पास है। अब दूसरी डायरेक्शंस में गई, यहां पे एम्पलीट्यूड के पास, तो लाइन से नीचे जाएंगे, यहां एम्पलीट्यूड, और क्या होगी, वापस मीन पोजीशन। ये क्या हो गया, सिंगल ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए पार्टिकल को जितना टाइम लगा वो उसका क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक है, अगर यहां से स्टार्ट हुई उस समय समझो टाइम क्या लगा, 0, और यहां से यहां आने में, क्लियर, टाइम कितनी लगी, t, तो टाइम पीरियड क्या होगी, t-0, दैट इज t। तो यहां देखो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है ना, और ये क्या हो गया, t/4, करेक्ट, और ये पॉइंट हो गई 3t/4। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पोजीशंस पे कितने टाइम के बाद मिलेगी, t/4, यानी जो भी उसका टाइम पीरियड होगा उसका 1/4 फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट यानी दूसरे डायरेक्शंस में कहां पे मिलेगी, 3t/4। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बॉडी अपने एम्पलीट्यूड पे कब पहुंचेगी, t/4 टाइम पे, दूसरी साइड एम्पलीट्यूड पे कब पहुंचेगी, 3t/4। अब देखो टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, 2π बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी, और हमें ओमेगा पता है, ओमेगा क्या होता है, √k/m। तो इसलिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π √m/k, मैं ऊपर लिखता हूं 2π √m/k, ये क्या हो गई, टाइम पीरियड। ओके, क्योंकि हमने ओमेगा लिया था, क्या याद करो, ओमेगा स्क्वायर को हमने लिया था k/m। क्लियर, तो ओमेगा क्या आ गई थी, √k/m। ओके, इस ग्राफ पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, यहाँ, तो यहाँ क्या मिलेगा, Vmax, यहाँ भी क्या मिलेगा, Vmax, करेक्ट। तो Vmax कितने टाइम पे मिलता है, t/2 टाइम पे, है ना, फर्स्ट टाइम। एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कहां होगा, एक्सेलरेशन जो होगी वो यहां पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ओके, इस पॉइंट पे, एम्पलीट्यूड के पॉइंट पे, तो यहां क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम Amax, और यहां क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। याद रखना हमेशा एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी 0 होता है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशंस पे एक्सेलरेशन 0 होती है, वेलोसिटी
मैक्सिमम होती है। अब आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। वापस से सेम इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। समझो ये स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है ना, और ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये चला गया अभी यहां, ये 0 है, ये भी 0, और ये हो गई इसकी एम्पलीट्यूड, इसको m लिख देते हैं, क्लियर, ये m हो गई। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड से पहले भी तो ब्लॉक कहीं होगी, समझो कभी ब्लॉक यहां थी, है ना, और ये कब थी, t टाइम में। ब्लॉक कहाँ थी, इस पोजीशन पे, क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, x, ये क्या हो जाएगी x, कितने टाइम पे, t टाइम पे। और जो ब्लॉक वाइब्रेट कर रही है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, ठीक है। तो ये जो x है ये यहां है, डिस्प्लेसमेंट कहां से, मीन पोजीशन से, कितने टाइम में, t टाइम के बाद। वाइब्रेट क्या कर रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा, उसके साथ ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, क्लियर। और फाई क्या है, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब स्टार्ट कहां से हुई थी, तो स्टार्ट कहां से हुई थी, मीन पोजीशन से। तो जब भी मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है तो फेज क्या होता है, देखो फेज समझो, इस तरह से हमारा क्या था, ग्राफ था, मीन पोजीशन यहां है, यहां से स्टार्ट हुई थी रेस्ट से, तो फेज क्या हो जाएगा, 0। अगर एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होती, यानी अगर एक स्विंग को यहां से ना धक्का देके पहले खींच के यहां लाते और फिर छोड़ देते, तो यानी कहां से स्टार्ट हो रही है, एम्पलीट्यूड से, तो इनिशियल फेज उस समय क्या हो जाता है, फाई 90 डिग्री या π/2 रेडियन। ओके, यहां देखो क्या है, अगेन अदर एंड में जब वो चली जाएगी, क्लियर। फिर ये क्या हो जाएगी, इनिशियल फेज देखो, ये हो जाएगी π180 डिग्री, ये कितनी हो जाएगी, 270 डिग्री, और ये हो जाएगी 360 डिग्री, क्लियर। मतलब एक ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएगी। इनिशियल फेज जब मुझ में आ गया, तो इस केस में इनिशियल फेज कितनी है, 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a साइन ओमेगा टी जस्ट, और ये क्या बता रहा है, a साइन ओमेगा टी, पार्टिकल की पोजीशन, है ना, जब पार्टिकल ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रही हो, और t टाइम पे वो कहां होगी। कुछ और चीजें देखते हैं, देखो x इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो हमें निकालना वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, है ना। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को, तो क्या आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और टी के आगे क्या है, कोएफिशिएंट ओमेगा, तो ओमेगा आगे आ जाएगी, क्लियर। तो ये हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, वही काम करेंगे यहाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, कॉस थीटा, करेक्ट। अब इस ओमेगा को या इस a को अंदर डाल देंगे, ओमेगा बाहर ही रखते हैं, रूट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव।
तो क्या हो गया ये ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5। ओके, अब देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 को क्या कहते हैं? एक्स। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 को क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर। फिर से x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 है यहां पे, है ना? तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओमेगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? तो यहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक चीज यहीं देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये टर्म 1 होनी चाहिए, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई? ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड। करेक्ट। अब मैं इसको रब करता हूं, यहां पे। अब देखो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन जो होता है वो dv by dt होता है। मतलब हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो एक बार और ओमेगा बाहर आएगी, और कॉस का क्या होता है? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस 5। करेक्ट। ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 क्या है? एक्स। तो यहां एक्स डालेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारी? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए ये जो टर्म है इसको 1 होना पड़ेगा। तो ए मैक्स क्या हो जाएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। करेक्ट। तो फिर से देख लेते हैं, यहां पे स्प्रिंग है, और समझो ये इसकी मीन पोजीशन थी O, और ये t टाइम में यहां है। कितने टाइम में? t टाइम में ये यहां है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x। करेक्ट। और ये वाइब्रेट कर रहा है आगे पीछे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जब ये एम्पलीट्यूड पे होगा और वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन कितनी होगी? जब ये एक्स पे होगा, यानी इसी पोजीशन पे जब है, तब क्या होगा? इसकी एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब ये इसी पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, यानी इसका नाम दे देते हैं एम, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड कब होगी? जब ये मीन पोजीशन यानी यहां आ जाएगा मीन पोजीशन। और कितनी हो जाएगी बताओ? ओमेगा इंटू ए। करेक्ट। जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होता है वहीं पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है। तो कहां होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? मीन पोजीशंस पे। और कितनी हो जाएगी बताओ? हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, दैट इज हाफ, बोलो, एम और ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। करेक्ट। अभी एनर्जी आगे देखेंगे, तो ये सारे आप नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं क्या है। देखो, अगर एक बॉडी है ना स्प्रिंग से कनेक्टेड है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, और इसका मास m है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। करेक्ट। और ये x डिस्प्लेसमेंट पे है। क्लियर हो गया। इसकी वेलोसिटी v है। ओके। और इसका एम्पलीट्यूड a है, और इसकी एक्सीलरेशन स्मॉल a है।
तो ये सारे किस तरह से रिलेट करते हैं, इसी को मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। और हमें पता है हाफ एम वी क्या होती है, वी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो एम ओमेगा स्क्वायर को क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। याद करो ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या कंसीडर किया था, के बाय एम। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गई स्प्रिंग कांस्टेंट, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जब बॉडी मेन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट पे है, यानी उसकी डिस्टेंस x है। ओके। और जब x डिस्टेंस पे होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x डिस्प्लेसमेंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगी, सिर्फ हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है। तो जब एक बॉडी एक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, और उसकी पोजीशन x है मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो उस केस में उसकी टोटल एनर्जी तो हाफ के ए स्क्वायर होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ के अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी चीज को हम पेंडुलम के थ्रू देखते हैं। यहां देखें, एक पेंडुलम है ना, ये इसकी मीन पोजीशन है, जीरो कह देते हैं। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी एम्पलीट्यूड, और ये दूसरी एक्सट्रीम। क्लियर। तो कहाँ क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशंस पे यहां वेलोसिटी क्या होगी, जीरो यानी मिनिमम। एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम। और इस पोजीशंस पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या होगा, मिनिमम। यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इक्वल टू टोटल एनर्जी, समझ में आया। और यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल टू टोटल एनर्जी। क्लियर हो गया, कोई डाउट है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पोजीशंस में।